Hello and welcome to Physics Mafia. Today we are going to discuss problem number 1.20 from Erode-Whitley series. इसमें क्वेश्चन नंबर 1.20 में दे रखा है कि द रेडियस वेक्टर ऑफ ए पार्टिकल वेरीज विद टाइम t एज r यानी रेडियस वेक्टर यानी एक तरीके से किसी एक फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस, यानी कि उसका वेक्टर दे रखा है, यानी कि मैं ओरिजिन से अगर उसको मानूं तो वो एक पोजीशन वेक्टर हो गया और वो इस तरीके से वेरी कर रहा है। वेयर ए इज ए कॉन्स्टेंट वेक्टर एंड आर इज पॉजिटिव फैक्टर, और जो अल्फा जो है वो पॉजिटिव कांस्टेंट है, ठीक है। और ए जो है ये वेक्टर है, बोल्ड बोल्ड लेटर्स में जो लिखा होता है वो वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। या तो किसी भी वेक्टर नंबर के ऊपर एरो लगाएं या फिर उसको बोल्ड में लिखें ना, बोल्ड लेटर्स में लिखना भी वो एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करने जैसा ही होता है। तो जैसे ए को बोल्ड कर रखा है वैसे यहाँ पर, तो ये एक कांस्टेंट वेक्टर है, ये इसके पास कुछ फिक्स डायरेक्शन है, अल्फा कांस्टेंट है, टी तो है ही टाइम, ठीक है। अब द वेलोसिटी वी बोल्ड करके लिख रखा है, फिर से वेलोसिटी वेक्टर की बात चल रही है, एंड द एक्सेलरेशन डब्ल्यू, एक्सेलरेशन का डब्ल्यू भी बोल्ड है, यानी कि एक्सेलरेशन वेक्टर की बात चल रही है। और फिर पार्टिकल एज फंक्शंस ऑफ टाइम, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन एज फंक्शन ऑफ टाइम दे रखा है क्योंकि पोजीशन एज फंक्शन ऑफ टाइम है हमारे पास में। दूसरा पूछा है कि द टाइम इंटरवल डेल्टा टी टेकन बाय द पार्टिकल टू रिटर्न टू द इनिशियल पोजीशन पे आने का जो है वो टाइम पूछा हुआ है, एंड द डिस्टेंस कवर्ड ड्यूरिंग दैट टाइम, ठीक है। आगे देखते हैं, इसमें पोजीशन वेक्टर दे रखा है, तो उसको पोजीशन का डिफरेंशिएशन, पोजीशन या फिर पोजीशन वेक्टर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का जो रेट ऑफ चेंज है वो वेलोसिटी होता है ना। वेलोसिटी पोजीशन का रेट ऑफ चेंज बोलूँ या फिर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का रेट ऑफ चेंज बोलूँ, क्योंकि देखो डिस्प्लेसमेंट इसमें भी बहुत कंफ्यूजन रहता है, तो मैं क्लियर कर देता हूँ कि डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, इसका रेट ऑफ चेंज करेंगे तो डी ऑफ डिस्प्लेसमेंट अपॉन में डी टी इज इक्वल टू डी ऑफ आर वेक्टर अपॉन में डी टी, और माइनस इनिशियल पोजीशन जो भी होगा वो कॉन्स्टेंट होगा, क्योंकि इनिशियल पोजीशन कांस्टेंट होता है, डिफरेंशिएशन जीरो होता है। तो जो डिस्प्लेसमेंट का रेट ऑफ चेंज है वही पोजीशन फाइनल पोजीशन का रेट ऑफ चेंज होता है, और वो दोनों ही वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो जो गिवन पोजीशन वेक्टर है इसको डिफरेंशिएट कर दें, आर का जो डिफरेंशिएशन होगा इसको हम लिख दें ए वेक्टर टी 1 माइनस अल्फा टी, और इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे तो डी आर बाई डी टी। अब इसमें ये दो जो पैरामीटर्स हैं या फिर वेरिएबल्स हैं मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हमें मल्टीप्लिकेशन रूल लगाना पड़ेगा, या फिर हमें टी को अंदर मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है। तो अब ए तो देखो कांस्टेंट ही है, ए तो कांस्टेंट ही है, ए को तो बाहर ही रख देंगे, ए वेक्टर कांस्टेंट वेक्टर की बनता। टी और 1 माइनस अल्फा टी ये दो वेरिएबल्स हैं, इसको डिफरेंशिएट करने के लिए पहले टी का डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो 1 बन जाएगा, इनटू में 1 माइनस अल्फा टी को ऐसे कैसे, प्लस अब टी को ऐसे कैसे, और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे 1 का डिफरेंशिएशन 0 और माइनस अल्फा इंटू टी का करेंगे तो माइनस अल्फा, क्योंकि टी का डिफरेंशिएशन 1 बन जाएगा। अब ये जो वी वेक्टर बन जाएगा उसको सोल्व करेंगे, ए टाइम्स 1 माइनस 2 अल्फा टी बन जाएगा, ये वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टी आ गया, ठीक है। पोजीशन ए टी 1 माइनस अल्फा टी था और वेलोसिटी ए टाइम्स 1 माइनस 2 अल्फा टी, ये टाइम के साथ वेलोसिटी का वेक्टर बन गया। फिर पूछा है एक्सेलरेशन वेक्टर, एक्सेलरेशन वेक्टर क्या होगा, वेलोसिटी का रेट ऑफ चेंज जो होगा वो एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेशन को डब्ल्यू से लिखने के लिए बोला है। तो डब्ल्यू वेक्टर जो बनेगा इसका रेट ऑफ चेंज करेंगे तो ए तो कांस्टेंट है बाहर ऐसे कैसे, अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे 1 का डिफरेंशिएशन 0 माइनस 2 अल्फा ऐसे कैसे, टी का डिफरेंशिएशन 1, तो 0 माइनस 2 अल्फा, और ये एक्सेलरेशन बन जाएगा माइनस 2 अल्फा ए। अल्फा भी कांस्टेंट था और ए वेक्टर भी कांस्टेंट है, तो ओमेगा यानी कि डब्ल्यू वेक्टर बोलूं या फिर एक्सेलरेशन वेक्टर बोलूं ये कांस्टेंट वेक्टर होगा, और वो ए वेक्टर जो भी है उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन वेक्टर होगा। यहाँ पर देखूंगा तो जो वेलोसिटी है वो एक्सेलरेशन वेक्टर की डायरेक्शन में है ना, जब तक कि ये वाला फैक्टर पॉजिटिव है, यानी कि टाइम की उस वैल्यूज के लिए जब तक ये पॉजिटिव है, जब ये नेगेटिव हो जाएगा तो वेलोसिटी माइनस के डायरेक्शन में आ जाएगा। लेकिन ये तो हमेशा ही ए के जस्ट अपोजिट ही है, उसमें तो कोई टाइम का कंडीशन नहीं, क्योंकि ये तो टाइम पे डिपेंडेंट ही नहीं है, कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन है। समझ में आ गई बात। तो ये तो था एक्सेलरेशन और वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। हमसे पूछा गया है डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन दिस टाइम, है ना, टाइम टी के अंदर जितने टाइम में ये वापस रिटर्न कर जाएगा ना, रिटर्न टू देयर इनिशियल, जब वापस रिटर्न करता है इनिशियल पोजीशन पर तब तक डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताना है। तो आर इनिशियल टी इक्वल टू 0 पर हमें टाइम के फंक्शन में आर दे रखा, तो टी की वैल्यू 0 रखेंगे, टी की वैल्यू 0 रखेंगे तो जो आर था इसमें टी यहाँ पर 0 रखते ही आर इनिशियल 0 आ जाएगा। समझ में आ गई बात। इस फंक्शन को मैं वहाँ पर रख देता हूँ ताकि हमें दिखता रहे कि यहाँ पोजिशन वेक्टर में क्या चेंजेस किए जा रहे हैं। आर वेक्टर जो था इसमें टी की वैल्यू 0 रखने पर आर इनिशियल टी इक्वल टू 0 पर 0 आ गया। टी की वैल्यू जो फाइनली जो भी डेल्टा टी है, मान लो किसी टाइम डेल्टा टी पर टाइम तक ट्रैवल हुआ, उस समय तक जो फाइनल पोजीशन आएगी वो टाइम की जगह डेल्टा टी रख देंगे, टाइम की जगह डेल्टा टी बाहर भी और अंदर भी 1 माइनस ए टाइम्स डेल्टा टी इंटू 1 माइनस अल्फा डेल्टा टी, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, तो ये जो बन जाएगा ये बन जाएगा ए टाइम्स डेल्टा टी इंटू 1 माइनस अल्फा डेल्टा टी, ये हमारा पोजीशन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बन जाएगा फाइनल पोजीशन माइनस इसमें से ये माइनस करेंगे तो 0 ही है, यही जो बनेगा फाइनल पोजीशन हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा, क्योंकि इनिशियली हम चले ही आर इक्वल टू 0 से थे।
अब ये डेल्टा आर वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब रिटर्न करने के लिए डेल्टा आर को जीरो होना चाहिए, समझ में आ रही बात? डेल्टा आर को जीरो होना पड़ेगा, डेल्टा आर को जीरो होना पड़ेगा, तो ये ए टाइम्स डेल्टा टी, ए टाइम्स डेल्टा टी। ये थोड़ा सा इसमें पेज में जो टेक्स्ट था थोड़ा सा मिसमैच हो रखा है। हाँ, या तो हमें बोलूँ कि ये डेल्टा टी जीरो हो, है ना, जो टाइम ऑफ ट्रैवल डेल्टा टी जो लिख रहे थे, या तो इसको डेल्टा आर को जीरो होने के लिए या तो ये वाला पैरामीटर जीरो हो या फिर ये वाला पैरामीटर जीरो हो, क्योंकि ए तो कांस्टेंट है। अब इसको जीरो होने के लिए तो वो तो इनिशियल टाइम ही हो गया, डेल्टा टी जीरो, टी इक्वल टू जीरो से चले थे, डेल्टा टी भी जीरो हो गया, नहीं कि इनिशियल टाइम हो गया। या फिर ये वाला टाइम जीरो हो, इंटरवल, ये वाला टाइम इंटरवल जीरो हो गया, नहीं कि डेल्टा टी को मैं लिखूंगा तो 1/अल्फा आ जाएगा। इतने टाइम पर, ये वो टाइम है जब हमने डेल्टा आर यानी डिस्प्लेसमेंट को जीरो करा है। इतने टाइम बाद पार्टिकल अपनी इनिशियल पोजीशन पर रिटर्न हो जाएगा, क्योंकि उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो चुका होगा। डिस्प्लेसमेंट जीरो यानी कि इनिशियल और फाइनल पोजीशन बराबर हो गए, यानी कि इतने टाइम बाद पार्टिकल अपनी इनिशियल पोजीशन पर रिटर्न हो जाएगा। तो जो थर्ड क्वेश्चन का एक पार्ट था कि जिस टाइम पर पार्टिकल, सॉरी सेकंड क्वेश्चन का पार्ट जो था कि डिस्प्लेसमेंट जीरो किस टाइम पर होगा, वो डिस्प्लेसमेंट जीरो इस समय पर होगा। अब पूछा था कि इतने टाइम में वो डिस्टेंस कितनी कवर करेगा, डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करेगा। तो रिटर्न टू इनिशियल पोजीशन रिटर्न जब करेगा तो इसी टी इक्वल टू जीरो पर भी इसी पोजीशन पर है, डेल्टा टी पर भी इसी पोजीशन पर है। किसी टी नोट टाइम पर मान लो बीच में वो टर्न करके वापस आया होगा, तो पहले तो ए वेक्टर की डायरेक्शन में चला, फिर घूम करके वापस आया, समझ में आ रही बात? जब वापस आया तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट जीरो हुआ, तो जिस पॉइंट पर वो टर्निंग हुई होगी उस पॉइंट तक तो वो एक डायरेक्शन में चला, उसके बाद वहाँ तक डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव था, फिर उसके बाद रिटर्न करके वापस आया तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है। अब दोनों डिस्प्लेसमेंट को ऐड करूंगा तो जीरो हो गया टोटल डिस्प्लेसमेंट, परंतु डिस्टेंसेस के लिए मुझे ये वाला डिस्प्लेसमेंट भी और ये वाला डिस्प्लेसमेंट, दोनों डिस्प्लेसमेंट्स का मैग्नीट्यूड ऐड करना पड़ेगा, तब जाकर के क्या बनेगा, डिस्टेंस बनेगी टोटल। अब टी नोट जो है जहाँ पर वेलोसिटी जीरो है, सबसे पहले वो टाइम निकालते हैं जहाँ पर टर्निंग हुई होगी, क्योंकि हम पहले जीरो से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, पॉजिटिव आएगा, फिर यहाँ से टी नोट से यहाँ का डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे जो कि नेगेटिव आएगा, फिर दोनों के मैग्नीट्यूड ऐड कर देंगे तो डिस्टेंस निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो उसके लिए हमें वेलोसिटी वेक्टर जो आया था हमारे पास, ए वेक्टर 1 - 2 अल्फा टी नोट, टी की जगह टी नोट रख दिया जिस समय पर ये वेलोसिटी जीरो इक्वल टू जीरो कर दिया, तो यहाँ से टी नोट आया 1/2 अल्फा। जो यहाँ का डेल्टा टी था 1/अल्फा, उसका जस्ट हाफ टाइम आया। और वैसे भी जब कांस्टेंट एक्सेलरेशन होती है, जैसे ग्रेविटी है कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, पार्टिकल को हम यू स्पीड से ऊपर उछालते हैं, तो जितना टाइम ऊपर जाकर के सेम लेवल पर वापस नीचे आने में लगता है, उसका आधा टाइम ऊपर जाने में और आधा नीचे आने में लगता है। तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन के समय ऐसी ही चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो जो टोटल टाइम था 1/अल्फा, इसका आधा टाइम आगे जाने में, आधा टाइम आगे वापस आने में लगेगा। हम ऐसे भी सीधा कर सकते थे, बाकी जो वेलोसिटी का फंक्शन है उसमें जीरो रख के भी हम टर्निंग पॉइंट का टाइम निकाल सकते हैं। अब हमारे पास ये है कि भाई जीरो से इस टाइम तक का डिस्प्लेसमेंट और फिर यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट, या तो फिर से वही लगा दें, क्योंकि कांस्टेंट एक्सेलरेशन है और वेलोसिटी इनिशियली अपोजिट होगा, वेलोसिटी इस तरफ होगी यहाँ पर और एक्सेलरेशन इधर होगा, और यहाँ पर वेलोसिटी भी इधर होगी और एक्सेलरेशन भी इधर होगा, तभी तो जाकर के पार्टिकल फाइनली इधर से चल के इधर की तरफ आ रहा है। तो अब क्योंकि कांस्टेंट तो हमेशा ही ए वेक्टर के अपोजिट है, तो ए वेक्टर इनिशियली इधर रहा होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन हमेशा उसके अपोजिट है। ठीक है ना, एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन जो बना था वो ए के जस्ट अपोजिट वेक्टर डायरेक्शन में बना था। तो अब अगर मैं बात करूं तो ये ए वेक्टर ना समझो, इसको डब्लू लिख लेते हैं, एक्सेलरेशन है ना, क्योंकि यहाँ पर हमने डब्लू से लिखा है। ठीक है, तो या तो मैं लगा लूँ कि मैक्सिमम हाइट, जैसे यू स्पीड से फेंकते तो मैक्सिमम हाइट कितना होता है, यू स्क्वायर बाय 2g, जी कितना होता है एक्सेलरेशन है, यहाँ पर वो एक्सेलरेशन 2 अल्फा और ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बन जाएगा। खैर यहाँ से अगर मैं देखूँ कि भाई डिस्प्लेसमेंट टी इक्वल टू जीरो पर इतना है, या फिर टी इक्वल टू टी नोट पर डिस्प्लेसमेंट निकाल लूँ, ये पोजीशन निकाल लूँ, एक ही बात है। ये पोजीशन निकाली, टी की वैल्यू टी नोट रख दिया, टी नोट की वैल्यू रख दी, और ये एक्स सोल्व करा, टी इक्वल टू टी नोट पर इतना पोजीशन वेक्टर है उसका। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, टी नोट पर जो तुम्हारा पोजीशन और इनिशियल जो पोजीशन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया, फाइनल माइनस इनिशियल डिस्प्लेसमेंट होता है, और उसका मैग्नीट्यूड ले लिया, तो ये डिस्टेंस आ गई कि जीरो से टी नोट में कितनी डिस्टेंस चले। और जब इसको सोल्व करा तो ये तो जीरो ही था, और ये a/4 अल्फा, a/4 अल्फा, ए का मैग्नीट्यूड ए बन जाएगा, तो a/4 अल्फा तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड है। और वही डिस्टेंस है, जब तक एक ही डायरेक्शन में चल रहे हो तब तक डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर है। अब जितना डिस्टेंस आगे गए थे उतना डिस्टेंस वापस भी आए हैं, तभी तो डिस्प्लेसमेंट जीरो है। तो ये जो डी डिस्टेंस था और वही डिस्टेंस डी ये है, तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड 2d के बराबर होगा सेम टाइम में, और 2d यानी इसका डबल यानी कि a/2 अल्फा, a/4 अल्फा का डबल करेंगे a/2 अल्फा बन जाएगा। तो ये टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड है उतने ही सेम टाइम के अंदर। समझ में आ रही बात? तो ठीक है यार, ये था आज का क्वेश्चन, और ऐसे ही और क्वेश्चंस के लिए बाकी सारी नोट्स वगैरह की अपडेट्स वगैरह के लिए तुम टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, और डिस्क्रिप्शन में तुम्हें डाउट ग्रुप की लिंक भी मिल जाएगी, जहाँ पर 24/7 बच्चे डाउट डिस्कस करते हैं मेरे साथ भी। मैं भी लाइव ऑडियो डिस्कशन करता हूँ रेगुलरली नाइट्स में, तो वहाँ पे आकर के बच्चे मुझसे डाउट डिस्कस कर सकते हैं, और तुम भी वहाँ पे जाकर वो ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के सोल्यूशन में। बाय।